जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लास्ट वीक ऑफ जून मंथ करंट अफेयर्स, दैट इज 23rd टू 30th ऑफ जून के करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं संदीप बंसल, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट बीएसएफ, आपका स्वागत करता हूं टीम निष्ठा प्लेटफॉर्म पर। शुरुआत करते हैं इस वीक के करंट अफेयर्स के साथ। तो सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज की बात कर लेते हैं। पहला है, फ्रांस फेसेस कोहैबिटेशन आफ्टर 22 ईयर्स। देखिए, कोहैबिटेशन क्या है, फ्रांस क्यों फेस कर रहा है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, फ्रांस में अगर आप कह लीजिए पॉलिटिकल सिस्टम को देखते हैं तो जो एक्चुअल पावर्स हैं वो वहां पर प्रेसिडेंट के पास रहती हैं, जो कि इस समय पर इमैनुअल मैक्रोन है। और ये जो है लेफ्ट विंग पार्टी या कह लीजिए सेंटर लेफ्टिस्ट से आते हैं। इनके ओपोजिट जो है मेरीन ली पेन, जो है महिला लीडर, जो कि राइट विंग पार्टी की लीडर है, उनकी पार्टी ने जो है पार्लियामेंट में मेजॉरिटी हासिल कर ली है। और वहां पर प्रधानमंत्री जो बनता है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो बनता है, वो जिसके पास पार्लियामेंट में मेजॉरिटी होती है वो बनता है। अब यहां पर क्या होगा कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो है वो दोनों अपोजिंग पार्टी से होंगे। और इससे क्या होगा कि कुछ जो इंपॉर्टेंट लॉज इंप्लीमेंट करना चाहते हैं राष्ट्रपति, वो नहीं कर पाएंगे। सरकार चलने में ऐसी दिक्कत होगी। जब से फ्रांस रिपब्लिक बना है 3 बार ही ऐसा हुआ है कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर अलग अलग पार्टी से थे, और ये अब जो है पिछले 22 सालों में पहली बार होने जा रहा है। ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ कोहैबिटेशन इन फ्रेंच पॉलिटिक्स आफ्टर 22 ईयर्स, फ्रांस टू इलेक्ट अ न्यू नेशनल असेंबली इन्वॉल्व्स प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम डिफरेंट पार्टीज। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को फ्रॉम अपोजिंग पार्टी विद इन द पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी। ओनली 3 इंस्टेंसेस सिंस द ट्रांजिशन टू द 5th रिपब्लिक। तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट मैक्रोन would be isolated and have fewer powers। अगर प्राइम मिनिस्टर दूसरी पार्टी का बनता है, अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग ट्रेंड इन द नेशनल असेंबली, गवर्नमेंट कॉम्पोजिशन अकॉर्डिंगली। सो हेड ऑफ द गवर्नमेंट अपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू द न्यू कॉम्पोजिशन ऑफ द असेंबली। तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है कह लीजिए प्रधानमंत्री। और इससे क्या होगा, बहुत सारे कह लीजिए इंपॉर्टेंट लॉज को इंप्लीमेंट करना मुश्किल होगा वहां के राष्ट्रपति के लिए। नेक्स्ट आपका, साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द ओल्डेस्ट टर्माइट माउंट ऑन अर्थ। ठीक है जी, इसका सिग्निफिकेंस क्या है समझते हैं। देखिए, साइंटिस्ट इन साउथ अफ्रीका हैव डिस्कवर्ड द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नोन एक्टिव टर्माइट्स माउंट्स। और ये जो माउंट है ऑक्यूपाइड फॉर टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एज बैक एज 34,000 ईयर्स। ठीक है, 34,000 साल पहले अकॉर्डिंग टू रीसेंट रेडियो एक्टिव डेटिंग। अब ये कहां पर लोकेटेड है, डेजर्ट रीजन। डेजर्ट रीजन अगर आप साउथ वेस्ट अफ्रीका में देखेंगे, नामीब जो डेजर्ट है, ठीक है, स्ट्रेचेस फ्रॉम द करास रीजन ऑफ नामीबिया टू द नदर्न केप प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका। और नामीब डेजर्ट में आपको देखने को मिलता है, कालाहारी डेजर्ट में भी। सो नॉर्थ ऑफ दिस ऑरेंज रिवर नोन एज ग्रेट नामा। ठीक है, नामीबिया लैंड से आपने याद रखना है नामाक्वा लैंड। ठीक है जी, और ये जो है साउथ अफ्रीकन सेक्शन जो साउथ ऑफ ऑरेंज रिवर है इज रेफर टू एज लिटिल नामाक्वा लैंड। देखिए, ये जो ऑरेंज रिवर है इसके बारे में एक और खास बात है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन जो कि मकर रेखा है उसको 2 बार क्रॉस करता है। अब टर्माइट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डाइवर्स ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स हैं जो कि वाइटल इकोलॉजिकल रोल प्ले करते हैं बाय ब्रेकिंग डाउन द ऑर्गेनिक पार्टिकल्स। ठीक है, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स सोशल ग्रुप्स में रहते हैं एंड क्रिएट लार्ज अंडरग्राउंड नेस्ट। अच्छा, अब होगा क्या इससे ये होगा कि साइंटिस्ट जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी कि क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट कैसे किया जा सकता है यूजिंग द नेचर्स ओन प्रोसेसेस फॉर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ठीक है, जब आप उस पर्टिकुलर पार्टिकल्स को, किसी भी पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन कर पाओगे स्मॉलर पार्टिकल्स में, तो वो नेचुरली कह लीजिए कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो पाएगा, कार्बन को एब्जॉर्प्शन हो पाएगा, और ग्लोबल वार्मिंग में नेचुरली कैसे हम उसको टैकल कर सकते हैं, इसके बारे में हमें आइडियाज मिलेंगे। ठीक है जी, तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसी पीरियड में ह्यूमंस वर बिजिंग मेकिंग केव आर्ट। ठीक है, केव आर्ट शुरू हो गई थी। स्टोन एज में हम 34 ईयर्स बैक की कहानी पढ़ते हैं। निएंडरथल्स वर स्टिल हैंगिंग इन द सदर्न यूरोप। ठीक है, कई जगह। होमोसेपियन से पहले कौन था, निएंडरथल्स था। चलिए, तो ये है आपका नामीबिया। ठीक है, साउथ अफ्रीका, ये वाला जो रीजन है, ठीक है, नामीब डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट वाला रीजन।
नेक्स्ट है आपका इंडिया सोर्स थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट। तो इंडिया की जो एविएशन मार्केट है, डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो कुछ डाटा देख लेते हैं। थर्ड लार्जेस्ट मार्केट बन गई है डोमेस्टिक एयरलाइंस के लिए। देखिए जनरली क्या था कि 10-15 साल पहले जो है इंडियन जो कह लीजिए इंडियंस हैं डोमेस्टिकली बहुत ज़्यादा बाय एयर ट्रैवल नहीं करते थे। आज से 15 साल या 20 साल पहले ये बहुत बड़ी बात होती थी। कोई अगर ये व्यक्ति कहता था कि मैं बाय एयर मैंने एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया है, तो वो काफ़ी मतलब एक बड़ा एस्पिरेशन माना जाता था। आज के समय पर भी है, बट थोड़ा सा कॉमन हो चुका है ये। तो ये उसी कह लीजिए ट्रेंड को दर्शा रहा है। दिस ग्रोथ मार्क्स अ राइज फ्रॉम द 5th पोजीशन 10 years ago, ड्रिवन बाय द रोबस्ट डेवलपमेंट्स अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है जी, पिछली सरकार ने, यूपीए सरकार ने, प्रेजेंट गवर्नमेंट ने काफ़ी पिछले लगभग 20 सालों से काफ़ी इसमें काम हुआ है। हाईएस्ट एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट इन एयरलाइन सीट कैपेसिटी ग्लोबली एट 6.9% ओवर द पास्ट 10 years, विच इज अ गुड थिंग। और नंबर 1 पे कौन है? यूएस, देन चाइना रिमेन द लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट्स। ठीक है जी, ओके। अगर हम इसमें की ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ देखें तो इकोनॉमिक एक्सपेंशन है डेफिनेटली। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है। ठीक है, डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? जो इनकम आपके पास आई, पर्सनल इनकम, उसमें से जब टैक्सेस माइनस कर दिए जाते हैं, जो आपके हाथ में पैसा बचा, खर्च करने के लिए पैसा बचा। मिडिल क्लास बूम आया है। ठीक है जी, मिडिल क्लास डेफिनेटली बढ़ी है। तो जो लो कॉस्ट एयरलाइंस है, इसका एक सिंपल सा फैक्ट है कि इंडिगो जिसके पास लगभग 60% मार्केट शेयर है डोमेस्टिक फ्लाइट्स का, तो वो सीधा सीधा शो करता है कि लो कॉस्ट कैरियर्स का एक खास जो है एक्सपेंशन हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है। अगर आप एयरपोर्ट्स को देखोगे 74 से 157 लगभग डबल हो चुके हैं पिछले 10 सालों में। और लो कॉस्ट कैरियर्स जो जैसे मैंने आपको अभी बताया, देखिए इंडिगो का जो मार्केट शेयर है 32% से 62% हो चुका है। नेक्स्ट आपका पैराग्वे हैज बिकम द 100th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशल सोलर अलायंस पेरिस क्लाइमेट डील के बाद भारत और फ्रांस के जॉइंट एफर्ट्स के बाद शुरू किया गया था। इसमें जो है पैराग्वे, जो कि आपका एक देश है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, 100th मेंबर बन गया है। देखिए इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है साइन करना किसी ट्रीटी को, और एक होता है रेटिफाई करना। ठीक है, रेटिफाई करना। साइन होता है सिंपली जब एक सरकार जो है उसको साइन करती है, वहां की जो कह लीजिए केंद्र सरकार है वो साइन करती है। रेटिफाई होता है जब पार्लियामेंट उसको पास करता है। ठीक है, तब जो है वो ऑफिशियली उसका मेंबर बन जाता है। तो इसमें लगभग आप देखेंगे 120 मेंबर हैं, बट 100 देशों ने इसको फाइनली रेटिफाई किया है। तो 100 ऐसे देश हो गए। तो 100th मेंबर कौन बना है? पैराग्वे इसका मेंबर बना है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर इंडिया में, हरियाणा में, गुरुग्राम में है, या जिसको पहले गुड़गांव कहा जाता था। सो लॉन्च किया गया था इंडिया और फ्रांस के द्वारा, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, 119 देश, 119 कंट्रीज आर सिग्नेटरीज टू ISA फ्रेमवर्क एग्रीमेंट विद 100 कंट्रीज हैव बिकमिंग रेटिफाइड द ट्रीटी। ठीक है जी, 99th मेंबर कौन बना था? स्पेन बना था, और अब जो है फाइनली पैराग्वे बना है इसका मेंबर। नेक्स्ट आता है इंडियन कॉफी बूम्स एज EU आइज डिफॉरेस्टेशन रूल्स। देखिए EU जो है, यूरोपियन यूनियन जो है, बहुत स्ट्रिक्टली क्लाइमेट चेंज को लेकर, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर काम कर रहा है। उसमें जो है उन्होंने कहा है कि हम डिफॉरेस्टेशन को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट कानून जो है लाने वाले हैं। तो अब इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि वहाँ पर जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन थी वो कम होगी कॉफ़ी की, और उसका सीधा सीधा कह लीजिए बेनिफिट जो है इंडिया में कॉफ़ी प्रोड्यूसर्स को हो सकता है, ऐसा कह लीजिए कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है। सो इंडियन कॉफ़ी एक्सपोर्टर्स आर एक्सपीरियंसिंग इंक्रीज डिमांड by the from the European buyers ahead of the European Union deforestation regulation deadline। ठीक है जी, डिमांड सर्ज हुई है। एक्सपोर्ट्स जनवरी 1 से लेकर 21 जून तक जो है 16% तक बढ़ चुके हैं, टोटलिंग ओवर 2.37 लाख टन्स। इसके अलावा इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर, बट रैंक्स 5th in the coffee exports after Brazil, Vietnam, Colombia and Indonesia। तो 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, बट 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि इंडिया में अगर आप देखोगे तो इंडिया में कॉफ़ी की डिमांड उतनी नहीं है। मतलब मेजरली टी कंजम्पशन हमारे बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। ठीक है, अगर हम टी और कॉफ़ी को कंपेयर करें, पिछले कुछ सालों पे कॉफ़ी की डिमांड भी बढ़ी है, बट स्टिल ठीक है। तो यहाँ पर आप ये सीधा सीधा कह सकते हैं कि जितनी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें हम काफ़ी मेजर चंक जो है एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। इटली, जर्मनी, बेल्जियम सिग्निफिकेंट इंपोर्टर्स हैं इंडियन कॉफ़ी के, विद ओवर
2/3 ऑफ द एक्सपोर्ट्स डिस्टाइंड फॉर यूरोप। यूरोप में आपको ये कल्चर देखने को मिलता है, तो 2/3 जो है एक्सपोर्ट कहां पर है, यूरोप में किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है डेनमार्क सेट टू इम्पोज वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन टैक्स ऑन गैसी कैटल। ठीक है जी, इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। तो डेनमार्क जो है उन्होंने कहा है कि कैटल जब कह लीजिए च्यू करती है तो बहुत मिथेन गैस जो है रिलीज होती है, तो यहाँ पर वो टैक्स लगाने जा रहे हैं। डेनमार्क प्लान्स टू इम्प्लीमेंट अ लाइफ स्टॉक टैक्स स्टार्टिंग इन 2030, बिकमिंग द फर्स्ट नेशन टू डू सो। अब उनका मकसद क्या है, मिथेन एमिशंस को कम करना फ्रॉम द काउज, शीप, पिग्स विच आर मेजर कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल वार्मिंग। अगर हम मिथेन की बात करें तो मिथेन का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा है, अराउंड 20 to 25 टाइम्स। गोल क्या है, अचीव करना 70% रिडक्शन इन डेनमार्क की ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बाय 2030। 70% ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को वो कम करना चाहते हैं बाय 2030। Methane primarily emitted by the livestock through digestion and manure is about 87 times more potential than carbon dioxide। अब इसको लेकर थोड़ा सा डाटा आपको कई जगह वेरी मिलेगा, कई जगह 20 to 25 टाइम्स लिखा है, कई जगह 87 टाइम्स। द आइडिया हियर इज कि इट इज वे मोर हार्मफुल देन द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, लाइफ स्टॉक फार्मिंग अकाउंट्स फॉर अबाउट 32% ऑफ द ह्यूमन कॉस्ट मिथेन एमिशंस अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, और जो डेनमार्क की सरकार है वो ये कहती है कि 2045 तक ही हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। ठीक है, वैसे ये कहा गया है कि मैक्सिमम देशों ने अपने लिए टारगेट 2050 रखा है, जैसे यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है। इंडिया ने अपने लिए टारगेट 2070 का रखा है, चाइना ने अपने लिए टारगेट 2060 का रखा है। डेनमार्क ने कहा है कि हम 2045 तक, मतलब अगले 20 सालों में नेट कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर टू रिप्रेजेंट इंडिया एट एससीओ समिट। तो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसकी समिट होने जा रही है अस्ताना कजाकिस्तान में, वहाँ पर भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। सो ही विल लीड द डेलीगेशन एट शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अनाउंस्ड द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री। तो इसमें जो है कजाकिस्तान प्रेसिडेंट जो है होस्ट जो है प्रपोज करेंगे इनिशिएटिव्स लाइक जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड की बात चल रही है कि किस तरीके से जो है एससीओ का अपना एक जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड हो। कजाकिस्तान assumed the SCO presidency from India which hosted a virtual summit in July 2023। मेंबर्स की बात करें तो 2001 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है 5 मेंबर्स से इवेंचुअली जो है इसके मेंबर्स बढ़ाए गए। प्रेजेंट टाइम में चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान जो है इसमें इसके मेंबर्स आते हैं। ईरान जो है फुल मेंबर बना है इसका 2023 में फॉर इंडियाज़ प्रेसिडेंसी विद बेलारस एज एन ऑब्जर्वर। इसकी ट्रिक है आई पिक तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, आई पिक तुर्कमेनिस्तान। तो यहाँ पर ध्यान रखना है तुर्कमेनिस्तान पिक किया है पर तुर्कमेनिस्तान इसमें नहीं है। ठीक है, तो आई से हो गया इंडिया, पी से पाकिस्तान, आई से ईरान, सी से चाइना, के से कजाकिस्तान और तुर्क। ठीक है जी, तजाकिस्तान, और यू से हो गया आपका उज़्बेकिस्तान, आर से हो गया रशिया और के से हो गया किर्गिस्तान। ठीक है जी, सो तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान नहीं है, ट्रिक में है पर इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एससीओ के मेंबर कंट्रीज। चलिए आगे चलते हैं इंडिया नेशनल न्यूज में। यूनियन होम मिनिस्टर लॉन्चेस फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन एट आईजीआई एयरपोर्ट। तो यहाँ पर गृह मंत्री ने जो है इनॉग्रेटेड फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम। देखिए कुछ लोग जो हैं जो कि ट्रस्टेड लोग हैं उनके लिए एक स्पेसिफिक कह लीजिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर्स प्रोग्राम, FTI-TTP। ठीक है जी, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है ताकि इजी, फास्टर, स्मूदर लेवल पर आपको जो है इमिग्रेशन जो है क्लियरेंस मिल सके। आई एम रियली सॉरी, इमिग्रेशन क्लियरेंस मिल सके। द प्रोग्राम हेल्प्स टू रिड्यूस एयरपोर्ट कंजेशन। इससे एयरपोर्ट कंजेशन कम होगा बाय प्रोवाइडिंग द एक्सपीडाइटेड इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन क्लियरेंस फॉर प्री वेरीफाइड ट्रेवलर्स। ठीक है जी, सो आइडिया क्या है इससे? ऑब्वियसली बिजनेस की ग्रोथ होगी, टूरिज्म डेवलप होगा। ठीक है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, ट्रैक टू डिप्लोमेसी, सिमिलर टू द ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो ये बहुत सिमिलर प्रोग्राम है रिलेटेड टू द ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम इन द यूनाइटेड स्टेट्स। इट अलाउज प्री अप्रूव्ड लो रिस्क ट्रेवलर्स एक्सपीडिटेड इमिग्रेशन एंड सिक्योरिटी क्लियरेंस अपॉन द अराइवल।
नेक्स्ट आपका कोझिकोड इंडिया का पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर बन गया है, ठीक है जी, जिसको कैलीकट भी कहा जाता है इन द नॉर्थ केरला, नोन फॉर इट्स रिच कल्चरल हेरिटेज। आज पता नहीं क्या हो गया है, ठीक है, टंग ट्विस्टर्स हो रहे हैं। एनीवेज, वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर ऑन संडे। तो ये 2023 में कोझिकोड जो है एक प्लेस मिला था उसको इन द लिटरेचर कैटेगरी ऑफ यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूसीसीएन, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। तो उसमें जो लिटरेचर कैटेगरी है उसमें इसको रखा गया था। मालाबार कोस्ट पर है कोझिकोड, हिस्टोरिकली नोन एज कैलीकट। बहुत रिच आपको हेरिटेज देखने को मिलता है, स्पेशली ड्यूरिंग द मिडिवल टाइम्स, जिसमें जमोरिन्स यहाँ पर रूल करते थे। सिटी जो है ट्रेड, स्पाइसेस के ट्रेड के लिए बहुत फेमस रहा है, ज्यूज के साथ, अरब, फिनिशियंस, चाइनीज, ठीक है जी। उसके बाद जो है कोझिकोड बोस्ट ओवर 500 लाइब्रेरीज, 70 पब्लिशर्स, स्ट्रॉन्ग लिटरेरी एजुकेशन बेस और सिटी ऑफ स्कल्पचर्स भी, ठीक है, मूर्तियों, ये भी जो है माना जाता है इसको 2012 से। जून 23 इज डिक्लेयर्ड एज द सिटी ऑफ लिटरेचर डे इन कोझिकोड, सेलिब्रेटिंग इट्स लिटरेरी अचीवमेंट एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे फैक्ट्स इसमें ये वाला फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है कि इसको सिटी ऑफ स्कल्पचर्स कहा जाता है, सिटी ऑफ लिटरेचर की बात कर रहे हैं। तो ये जो है इसको ये टैग किसने दिया है, यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर इसको कहा गया है। इसके अलावा अगर हम देखें जयपुर को क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स, ये जो यूसीसीएन है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है, इसमें वाराणसी है क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक, चेन्नई है क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक, मुंबई फिल्म को लेकर है, हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी, एंड उसके बाद जो है गैस्ट्रोनॉमी बेसिकली फूड कल्चर कैसे होता है, फूड कैसे बनता है, इससे रिलेटेड इसको बोलते हैं। नेक्स्ट आता है श्रीनगर क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट। नेक्स्ट चलते हैं, टेलीकम्युनिकेशन एक्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड पार्शली फ्रॉम जून 2024। इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए विवाद नहीं कहेंगे, मतलब कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो सरकार को काफ़ी ज़्यादा पावर देते हैं जो कि मिसयूज़ हो सकते हैं, ठीक है। बट सरकार का ये कहना है क्योंकि ये अपने आप में ये पर्टिकुलर सेक्टर बहुत बड़ा बन चुका है, सोशल मीडिया बहुत बड़ा हो चुका है, जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो बड़े हो चुके हैं, उस पर जो आज के समय पर एंटी सोशल एंटी नेशनल कह लीजिए एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो काफ़ी बढ़ चुकी हैं, तो इसको रेगुलेट करना ज़रूरी है। तो दोनों पक्ष हैं यहाँ पर। सो एम्स टू अमेंड कंसोलिडेट लॉस रिलेटेड टू द डेवलपमेंट, एक्सपेंशन एंड ऑपरेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज एंड नेटवर्क्स। So it seeks to repeal the Indian Telegraph Act 1885, Indian Wireless Telegraph Act 1933 due to टेक्निकल एडवांसमेंट्स इन द टेलीकॉम सेक्टर, ठीक है जी। टेलीकॉम सेक्टर में जो कह लीजिए एडवांसमेंट्स हैं उसको लेकर है, और ये जो मतलब कह लीजिए एक्ट बहुत पुराने हो चुके हैं, प्रेजेंट टाइम्स के लिए सफिशिएंट नहीं है, और इसीलिए इसको अमेंड करना ज़रूरी है। Government can permit telecom infra on private land under certain cases if even if owner refuses। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट जो है परमिट कर सकती है टेलीकॉम इंफ्रा ऑन प्राइवेट लैंड। इसके बाद टेलीकॉम कंपनीज हैव टू सिक्योर यूजर कंसेंट फॉर रिसीविंग एडवर्टाइजिंग। कई बार आपने देखा होगा कि आपको बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, जो एडवर्टीजमेंट कॉल्स आते हैं, तो उसमें ये कहा गया कि टेलीकॉम कंपनीज को पहले जो एज ए यूजर, एज ए कस्टमर आपसे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी कि हाँ आप लाइक एक होता है ना कि डू नॉट डिस्टर्ब, ठीक है। अगर डीएनडी आपने एक्टिवेट नहीं किया है तो ही आपको कॉल आएंगे, अगर आपने डीएनडी एक्टिवेट किया तो आपको कॉल्स नहीं आएंगी या मैसेजेस नहीं आएंगे। कमर्शियल मैसेजेस सेंट विदाउट यूजर कंसेंट में गेट टेलीकॉम कंपनी सस्पेंडेड। हैविंग मोर देन 9 सिम कार्ड्स विल अट्रैक्ट फाइन्स अप टू, मतलब इससे ज़्यादा अगर आपके पास सिम कार्ड्स हैं सो दैट विल अट्रैक्ट 2 लाख फाइन। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को जो है, ये यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड क्या होता है, इसमें बेसिकली जो आपका नॉर्थ ईस्ट है, जो नक्सल प्रभावी क्षेत्र है, उसमें टेलीकॉम सर्विसेज को बढ़ावा देना। कई जगह तो आज भी, जैसे कई जगह हम कह रहे हैं कि जो मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पर 5G आ चुका है, कई जगह 4G है, कई जगह अभी भी 3G ही चल रहा है, तो वहाँ पर 4G पहुँचे, 5G पहुँचे फ्यूचर में, तो उसके लिए एक यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड रखा गया। उसको नाम दे दिया गया है डिजिटल भारत निधि, ठीक है। निधि मतलब फंड, ठीक है, डिजिटल भारत, ठीक है। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स टू एनकरेज इनोवेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो मकसद ये है कि इनोवेशन को, नवाचार को बढ़ावा दिया जाए।
नेक्स्ट आपका इंडिया बूस्ट ग्रीन एमोनिया फॉर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। तो इंडिया चाहता है कि ग्रीन एमोनिया हो, तो नाम से क्लियर है, ठीक है, रिन्यूएबल सोर्सेज से बनेगा। चलिए, मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इंक्रीज द एलोकेशन फॉर फर्टिलाइजर सेक्टर अंडर द साइट प्रोग्राम। अब ये साइट प्रोग्राम क्या है? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन फ्रॉम 5.5 लाख टन टू 7.5 लाख टन ऑफ ग्रीन अमोनिया पर एनम, ठीक है। तो ये जो है साइट प्रोग्राम अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है लॉन्च किया गया था पिछले साल, जिसमें लगभग 19,000 करोड़ रुपया रखा गया था और अगले 5 साल तक ये इन्वेस्ट किया जाएगा। मकसद है इंडिया को आत्मनिर्भर बनाना क्लीन एनर्जी में एंड सर्व एज एन इंस्पिरेशन फॉर ग्लोबल क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। सो ये आपके लिए साइट प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइट की फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस फॉर द ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। सो मिनिस्ट्री हैज इशूड गाइडलाइंस फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ साइट प्रोग्राम, ठीक है, फॉर द टू कैटर द नीड्स फॉर द फर्टिलाइजर सेक्टर। Two distinct financial incentives to support domestic manufacturing of electrolyzers and production of green hydrogen। ये green hydrogen कैसे बनता है? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोलाइसिस करके हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, बट जब हम ये इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं तो लाइक इसको ब्रेक कर रहे हैं, तो ये ग्रीन एनर्जी से, ग्रीन एनर्जी मतलब सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी, उससे जो हम इसको ब्रेक करें ताकि हाइड्रोजन व्हेन लाइक बर्न कोई कार्बन एमिशंस नहीं करता है, कोई ग्रीन हाउस गैस एमिट नहीं करता है, सो कंपैरेटिवली क्लीनर है और पूरा का पूरा प्रोसेस भी अपने आप में क्लीन है। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि अगर आप हाइड्रोजन फ्यूल क्रिएट कर रहे हैं बट इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस में आप मीथेन का यूज़ कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ कर रहे हैं, दैट मेक्स नो सेंस, क्योंकि अल्टीमेटली कार्बन एमिशंस उसमें हो रहा है। चलिए, नेक्स्ट है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कोल इनिशिएट्स इंडियाज फर्स्ट एवर पायलट प्रोजेक्ट फॉर अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन इन झारखंड। ठीक है जी, कोल गैसिफिकेशन जो है भारत में शुरू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा। इंडिया का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है। देखिए इसमें है क्या, ये कोल गैसिफिकेशन नाम से क्लियर है, गैसिफिकेशन मतलब गैसेस को प्रोड्यूस करना। कई जगह कोल को निकालना, ठीक है, कोल माइन से निकालना वो फाइनेंशियली वायबल नहीं है, तो उस केस में क्या किया जाए? उस केस में वहीं पर जो है क्योंकि अल्टीमेटली कोल क्या है? कार्बन रिसोर्स है, तो कार्बन रिसोर्स से जो गैसेस प्रोड्यूस हो सकती हैं वहीं पर वो गैसेस प्रोड्यूस करके वो प्रोड्यूस कर ली जाए, ठीक है। तो ये आइडिया है यहाँ पर। तो ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड अंडर द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ मिनिस्टर ऑफ कोल, उन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है झारखंड में। मकसद क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, कोल गैसिफिकेशन। सिलेक्टेड द कास्ता ब्लॉक टू इम्प्लीमेंट दिस टेक्नोलॉजी। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है इसके बारे में। कोल गैसिफिकेशन में होता क्या है? वैल्यूएबल गैसेस लाइक मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो है प्रोड्यूस की जाएंगी, वहीं पर प्रोड्यूस कर ली जाएंगी। प्रोसेस टू कन्वर्ट अंडरग्राउंड कोल इनटू वैल्यूएबल गैसेस। तो ये जो गैसिफिकेशन प्रोसेस है, कोल इज पार्शली ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर, ऑक्सीजन, स्टीम, कार्बन डाइऑक्साइड अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन टू प्रोड्यूस अ लिक्विड फ्यूल जिसका नाम है सिनगैस। नेक्स्ट आता है केरल सीक्स नेम चेंज टू केरलम इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए केरला जो शब्द है ये ब्रिटिश वर्जन है, इंग्लिश वर्जन में हम केरला बोलते हैं। जब मलयाली भाषा में हम बात करते हैं तो केरलम शब्द आता है। तो केरला की विधानसभा ने ये कहा है कि केरला जो स्टेट है उसका नाम बदलकर केरलम हो जाना चाहिए। अब इसके लिए जो नाम चेंज करने का प्रोसीजर है किसी भी स्टेट का, वो जो है संविधान में आर्टिकल 3 में लिखा गया है। तो शेड्यूल 1 में बदलाव करना पड़ेगा, शेड्यूल 4 में करना पड़ेगा। शेड्यूल 1 में जो है नेम ऑफ स्टेट्स एंड कौन कौन सी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके बारे में लिखा गया है। उसके बाद शेड्यूल 4 में क्या है? एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट्स, तो वहां पर भी जो है ये बदलाव करना रहता है। उसके बाद आर्टिकल 3 में जो है अमेंडमेंट करना पड़ेगा, बट जो आर्टिकल 3 में अमेंडमेंट है वो सिंपल मेजॉरिटी से होता है, उसमें कोई स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चाहिए। तो हाफ ऑफ द प्रेसिडेंट वोटिंग से आराम से पास हो जाएगा। लोकसभा या राज्यसभा में किसी भी सदन में ये प्रपोजल या कह लीजिए बिल आ सकता है। दोनों सदनों में सिंपल मेजॉरिटी से ये पास होता है। अब सवाल आता है कि अब ये क्यों किया जा रहा है? ऑब्वियसली कि जो वहाँ का लोकल कल्चर है, लोकल भाषा के अकॉर्डिंग जो उसका नाम है वो वहाँ पर होना चाहिए। अच्छा, इससे पहले ऐसा कुछ हुआ है? कभी ऐसा हुआ है? जी हाँ, इससे पहले अगर हम देखें मद्रास स्टेट 1969 में मद्रास स्टेट का नाम बदलकर तमिलनाडु हुआ। 1973 में
मैसूर स्टेट का नाम बदलकर कर्नाटका होता है। रिसेंटली 2011 में उड़ीसा जो है ओडिशा बनता है। ठीक है, तो ये कुछ नाम है। उत्तरांचल जो है उत्तराखंड बनता है। तो ये कुछ रिसेंट चेंजेस हैं जो हुए हैं। अब यहाँ पर केरला जो है केरलम बनना चाहता है। इसके अलावा अगर यूनियन टेरिटरीज में बात की जाए तो जो आपका पौंडीचेरी है वो पुडुचेरी बना। तो ये भी क्या था, लोकल भाषा को ध्यान में रखते हुए ये नाम चेंज किया गया है। तो ये मैंने पूरी की पूरी कहानी आपको वैसे ही बता दी है। एंड देखिए, वेस्ट बंगाल जो है पश्चिम बंगाल बना, मध्य प्रदेश, हाँ मध्य भारत था पहले, मध्य भारत से मध्य प्रदेश बना। उत्तर प्रदेश यूनाइटेड प्रोविंसेस था, वो उत्तर प्रदेश बना। तमिलनाडु जो है मद्रास स्टेट से, वो आपका तमिलनाडु बना। बॉम्बे स्टेट था, बॉम्बे स्टेट के बाद महाराष्ट्र और गुजरात, मराठी स्पीकिंग और गुजराती स्पीकिंग अलग होता है। उड़ीसा से उड़ीसा हुआ। कर्नाटका, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तेलंगाना, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग होता है, तो आंध्र प्रदेश रहता है, दूसरा स्टेट का नाम तेलंगाना हो जाता है। इसके अलावा लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप का नाम लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमनदीवी आइलैंड्स था। ये इसको कंबाइन करके एक नाम कर दिया गया लक्षद्वीप। दिल्ली का नाम जो है नोन एज नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, एनसीटी। और पुडुचेरी, पौंडीचेरी के बाद पुडुचेरी हुआ। दमन दीव दादरा नगर हवेली जो है अब ये एक कंबाइंड एक यूनियन टेरिटरी हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट आपका श्रीनगर स्ट्रेचेस अप वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी टाइटल। तो यहाँ पर वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टाइटल दिया गया है बाय द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल। 4th इंडियन सिटी हो गई है श्रीनगर, जिसको ये टैग दिया गया है या ये टाइटल दिया गया है। इससे पहले जयपुर राजस्थान में, मल्लापुरम केरल में, मैसूर कर्नाटका में। रिकग्नाइज एज अ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटीज फ्रॉम इंडिया। अब यहाँ पर खास क्या है, देखिए ये जो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी है, कुछ वहाँ पर कह लीजिए कुछ खास क्राफ्ट्स हैं जो स्थानीय लोगों के द्वारा वहाँ पर डेवलप किए जाते हैं, जो वहाँ के लिए यूनिक हैं। तो श्रीनगर भी उसमें आता है। खास, बहुत खास पश्मीना शॉल्स, ठीक है, पश्मीना शॉल्स, पेपियर मैश, हैंड नॉटेड जो कारपेट्स वहाँ पर बनाए जाते हैं। उसके अलावा कनी एंड सोजनी वर्क यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये पेपर जो मैश है, ठीक है जी, पेपियर मैश, ये आपका पश्मीना शॉल हो गया, ठीक है, ये आपका कारपेट हो गया। तो इस तरीके के जो क्राफ्ट्स हैं, ठीक है, क्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली देखने को मिलते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे टूरिज्म बढ़ेगा, जो लोकल कह लीजिए हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनको मदद मिलेगी, उनको प्रमोशन मिलेगी। तो ये सारे उसके पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट आपका 4300 मिलियनर्स में लीव इंडिया दिस ईयर। हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट ने ये बात कही है। इसमें ये अपने आप में चिंता का विषय है। सिल्वर लाइनिंग ये है, या कह लीजिए एक पॉजिटिव इसमें ये है कि पिछले 2 सालों में ये नंबर कम हुआ है, ठीक है। बट ये हो क्यों रहा है, इतने मिलियनर्स क्यों जा रहे हैं? अच्छा, मिलियनर क्या होता है? देखिए, जिनकी वेल्थ जो है $1 मिलियन है। $1 मिलियन का मतलब क्या है? अगर मैं 83 रुपीज को उसको मानूं तो $1 मिलियन को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी 8.3 करोड़ रुपीस। तो लिक्विड एसेट्स 8.3 करोड़ के होने चाहिए, वो मिलियनर कहलाता है। अब ये सारे जो मिलियनर्स क्यों जा रहे हैं, इसके पीछे कुछ जो प्रोबेबल कारण आ रहे हैं कि टैक्स स्ट्रक्चर इंडिया का, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेस हैं। उसके अलावा क्वालिटी ऑफ लाइफ एक बहुत बड़ा रीज़न है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर है विदेशों में। यहाँ पर जो रिसेंटली हमने देखा है कि लाइक हमने डिस्कस किया, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया बहुत पीछे है। एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, ये सारे फैक्टर्स भी यहाँ पर काउंट हो रहे हैं। So Henley Private Wealth Migration Report revealed India will experience a net loss of 4,300 millionaires. अगेन दूसरा इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट क्या है, हम हर साल इससे ज्यादा मिलियनर्स ऐड भी कर रहे हैं। Decrease from 5,100 who left in 2023, but India remains one of the top countries for high net worth individual departures globally. परसेंटेज वाइज देखें अगर हम, तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर है। ट्रेंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय जियोपॉलिटिकल टेंशंस, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी एंड सोशल अपहेवल। एंड यहाँ पर यूएई जो है वो एक काफ़ी बड़ी कह लीजिए फेवर्ड डेस्टिनेशन है। कहीं ना कहीं वहाँ पर जो गोल्डन वीज़ा अपॉर्चुनिटीज़, ये सारी आपको देखने को चीज़ें मिल रही हैं। यूएई अपील इंक्लूड जीरो इनकम टैक्स पॉलिसी, गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम, लग्जूरियस लाइफस्टाइल, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ये सारी, और इंडिया से भी पास पड़ता है। लाइक इफ दे वांट टू कम टू इंडिया दे कैन कम, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स यहाँ पर रोल प्ले कर रहे हैं पीपल मूविंग आउट ऑफ इंडिया।
नेक्स्ट आपका 64th इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल मीटिंग इन न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर 64th इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल मीटिंग हुई है न्यू दिल्ली में, और मकसद क्या है, अगेन ठीक है, शुगर ऑर्गेनाइजेशन, शुगर प्रोडक्शन और उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर ये हुआ आपका दिल्ली में भारत मंडपम। डेलीगेट्स फ्रॉम ओवर 30 कंट्रीज, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू शुगर इंडस्ट्री एंड बायोफ्यूल सेक्टर। जो उसका वेस्ट है शुगर इंडस्ट्री का, उसको उससे हम बायोफ्यूल्स भी डेवलप कर रहे हैं। एक और जो हमेशा से इंडिया और ब्राज़ील के बीच में भी शुगर इंडस्ट्री को लेकर जो है एक टसल भी रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं उनका ये कहना है ब्राज़ील का कि इंडिया अपने फार्मर्स को फंड करता है, जो कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस का उल्लंघन है। मतलब उसमें यह है कि 10% से ज़्यादा सब्सिडी आप नहीं दे सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। डिप्टी स्पीकर पोस्ट मे बी न्यू पॉइंट ऑफ कंटेंशन। देखिए स्पीकर जो है ओम बिरला जी दोबारा बन गए हैं, और 5वें ऐसे स्पीकर हैं जो कि दूसरी बार चुने जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो है जो डिप्टी स्पीकर का पद है, देखिए डिप्टी स्पीकर क्या होता है, डिप्टी स्पीकर होता है जो जब स्पीकर नहीं होते हैं तब वो सदन का संचालन करते हैं, ठीक है जी, और उनके पास वो सेम पावर प्रिविलेजेस सब सेम है जो कि स्पीकर के पास होता है। और डिप्टी स्पीकर जो है वो स्पीकर का सबऑर्डिनेट नहीं है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो सबऑर्डिनेट नहीं है। वो एक पैरेलल ऑफिस है। जब स्पीकर सदन में है, जब वो चेयर पे बैठे हैं, तो डिप्टी स्पीकर इज एज गुड एज अ नॉर्मल मेंबर, ठीक है। बट जैसे ही मान लीजिए स्पीकर किसी भी कारणवश नहीं है सदन में, तो डिप्टी स्पीकर जो है चेयर पर जाकर बैठेंगे। अगर डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तो एक पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स या बनाया जाता है, ठीक है, उनमें से लोग पैनल ऑफ स्पीकर्स वो जो है आके 10 लोग रहते हैं उसमें जनरली, और वो मेंबर्स आकर जो है सदन का संचालन करते हैं। तो डिप्टी स्पीकर किसी भी तरीके से सबऑर्डिनेट ऑफिस नहीं है, एक पैरेलल ऑफिस है जिसके पास सेम पावर प्रिविलेजेस होती हैं, लाइक जब वो चेयर पे बैठे होते हैं, जस्ट लाइक द स्पीकर। अब जो 2019 17वीं लोकसभा थी 2019 से 24 तक, उसमें कोई भी डिप्टी स्पीकर नहीं था, ठीक है जी। ये खास पॉइंट है यहाँ पर जो आपको ध्यान में रखना है। सो अब यहाँ पर क्या है कि इस बार क्लियर मेजॉरिटी नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, ओपोजिशन के नंबर्स जो हैं बड़े हैं, तो आपस में एक टसल चल रहा है, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि आप जो है स्पीकर पद के लिए जो है यहाँ पर एक उन्होंने कैंडिडेट भी रखा, ठीक है, ओपोजिशन ने। बट यहाँ पर उनका ये कहना है कि हम आपके कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे प्रोवाइडेड आप डिप्टी स्पीकर हमारा बनाओ। अच्छा, अब ये ट्रेंड अगर आप पास्ट में देखेंगे तो ये रहा है, डिप्टी स्पीकर जो है ओपोजिशन के का भी मेंबर रहा है, ठीक है, ताकि दोनों की रिप्रेजेंटेशन रहे, रूलिंग पार्टी की भी, रूलिंग अलायंस की और ओपोजिशन अलायंस की भी। बट यहाँ पर जो है अभी ये श्योर नहीं है कि डिप्टी स्पीकर का पद भरा जाएगा या नहीं भरा जाएगा। सेकेंड इन कमांड प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोअर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इलेक्टेड बाय द लोकसभा, ठीक है जी, ये मैंने आपको बता दिया सारी कहानी। नो डिप्टी स्पीकर अपॉइंटेड इन द 17th लोकसभा। आगे चलते हैं। लद्दाख हैज अचीव्ड फुल फंक्शनल लिटरेसी अंडर द उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। तो यहाँ पर लद्दाख ने एक प्रोग्राम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत फंक्शनल लिटरेसी। अब ये फंक्शनल लिटरेसी क्या होता है जी, ठीक है, इसको समझते हैं, ठीक है। फुल फंक्शनल लिटरेसी क्या है, देखिए ये इसका मकसद ये है कि जो 15 साल से ऊपर हैं, ठीक है जी, जो किसी भी कारणवश अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, तो उनको जो है बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करना, जो भी कुछ उसमें 5 क्राइटेरियाज हैं, उनके अकॉर्डिंगली वो एजुकेशन उनको प्रोवाइड करना, ताकि उसमें हम लिटरेसी को बढ़ा सकें, उनको शिक्षा प्रदान कर सकें। तो ये आइडिया है। आइडिया ये कि देखिए रेगुलर स्कूलिंग है जिसकी बहुत अच्छा, बट किसी कारणवश जो उस एज स्कूल वाली एज से क्रॉस कर चुके हैं, बट किसी कारणवश उनकी पढ़ाई नहीं पूरी हो पाई, तो वो अब जो है अपनी पढ़ाई पूरी कर लें। सो अचीविंग फुल फंक्शनल लिटरेसी, लद्दाख में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब होता है कि सेंटर और स्टेट या यूनियन टेरिटरी मिलकर फंड कर रहे हैं। नॉन लिटरेट्स एज्ड 15 एंड अबव, टारगेट कौन है, नॉन लिटरेट्स एज्ड 15 एंड अबव, फाइनेंशियल ईयर 22-23 से 2026-27। फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी कंपोनेंट्स क्या हैं इसमें, ठीक है, फाउंडेशन लिटरेसी एंड क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, बेसिक एजुकेशन, वोकेशनल स्किल्स एंड कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन यूटिलाइजेज,
ठीक है। इसमें वॉलेंट्री कई लोग हिस्सा लेते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का भी हिस्सा लिया, मतलब ये मदद ली जाती है, ठीक है। सो इसका जो कह लीजिए उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, तो ये किसके अंतर्गत है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत। तो लद्दाख ने फुल फंक्शनल लिटरेसी अचीव कर ली है। नेक्स्ट है गोवा कंसीडर्स जीआई टैग फॉर डोडोल डेजर्ट, ठीक है। एक कह लीजिए मिठाई है, केक है टू बी वेरी स्पेसिफिक, रिच कैरामल डेजर्ट फ्रॉम द गोवा, कंसिडर्ड फॉर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग बाय स्टेट गवर्नमेंट, स्टैंडर्डाइज रेसिपी, प्रिजर्व कल्चरल आइडेंटिटी। इससे फायदा क्या होगा, ये इसका पर्पज है। और अब आप देखो कि स्पेसिफिकली किसी जगह की कोई मिठाई फेमस है, कुछ मीठा फेमस है, उसको भी इस तरीके से जीआई टैग के लिए अप्लाई किया जा रहा है, इंडिकेटिंग प्रोडक्ट ओरिजिन एंड एसोसिएटेड क्वालिटीज। और ये जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर इंडिया में? चेन्नई में है, तो ये ध्यान रखना, जो ऑर्गेनाइजेशन जो है जीआई टैग देती है। नेक्स्ट आपका सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सीईएल ग्रांटेड मिनी रत्ना स्टेटस कैटेगरी 1। तो यहाँ पर सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को मिनी रत्ना कैटेगरी 1 जो है दिया गया है। तो ये 2-3 कारणों से बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़। देखते हैं क्या कारण है। सबसे पहले तो ये क्या है, ये मिनी रत्ना, नवरत्ना, महारत्ना। देखिए जो PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं या पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग और उनको ऑटोनॉमी दी जाए तो पास्ट 3 ईयर्स की परफॉर्मेंस देखी जाती है, उनका रेवेन्यू देखा जाता है, उनके नेट एसेट्स देखे जाते हैं, प्रॉफिट देखा जाता है, उसके अकॉर्डिंगली उनको कैटेगराइज किया जाता है। तो उसमें मिनी रत्ना कैटेगरी 2, फिर 1, फिर नवरत्ना, फिर महारत्ना। महारत्ना जो बहुत बड़ी कंपनीज है, बहुत अच्छी प्रॉफिटेबल हैं, उनके क्राइटेरिया सेट किए गए हैं। अच्छा, अब जो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, मतलब ये तो ठीक है, एक नॉर्मल हो गया, बहुत सारी कंपनीज को इस तरीके का स्टेटस है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि ये जो कंपनी है या कह लीजिए ये PSU है, ये लॉस में चल रही थी, मतलब ये ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजर था। अब ये जो है प्रॉफिटेबल हो गई है, ठीक है। तो ये अपने आप में मतलब कह लीजिए जो टर्न अराउंड हुआ है मैनेजमेंट में, या कह लीजिए जो ध्यान दिया गया है इस पे, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। So awarded Mini Ratna category status 1 by Union University Dr. Jitendra Singh, highlighting its turnaround from loss-making PSU to profitable entity. So achieving a net profit of around 58 crore and consistently paying dividends to the government of India for 3 consecutive years underscore CEL's successful transformation. ठीक है, 3 साल से लगातार ये सरकार को डिविडेंड भी दे रहा है। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एंटरप्राइज है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये एस्टेब्लिश हुआ था 1974 में। तो ये आपका क्राइटेरिया है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो मिनी रत्ना कैटेगरी प्रॉफिट बनाया है पिछले 3 साल में, नेट पॉजिटिव जो है उसकी स्टेटस है, डिफ़ॉल्ट नहीं किया है, जो भी कोई लोन वोन लिया है उसमें कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया है। कैटेगरी 1 स्टेटस में क्या है, प्रॉफिट किया है 3 साल में पिछले, और प्री टैक्स प्रॉफिट जो है 30 करोड़ है, ठीक है। और मोर इन एटलीस्ट 1 ऑफ द 3 ईयर्स, मतलब पिछले 3 साल में 3 सालों में से 1 साल में एटलीस्ट 30 करोड़ से ज़्यादा। ये इतना डिटेल में जाके पूछेगा नहीं, बट आपको मैं बता रहा हूँ कि क्राइटेरिया कैसे सेट किया गया है। हैविंग पॉजिटिव नेट वर्थ स्टेटस, अगर आप अब देखो महारत्ना में देखो कि एनुअल टर्नओवर पिछले 3 साल का 25,000 करोड़ से ज़्यादा रहा है, एनुअल नेट वर्थ 15,000 करोड़, एवरेज नेट प्रॉफिट जो है आफ्टर टैक्स 5,000 करोड़। तो ये बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी सरकारी कंपनी है, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हमारा इकोनॉमिक न्यूज़ पे। FDI टू इंडिया ड्रॉप्स बाय 43% इन 2023 विच इज़ अ बिग कॉज ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया। क्यों? क्योंकि FDI जो है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमारे डेवलपमेंट, हमारे जॉब क्रिएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होती है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट होती है, जिसको हम हॉट मनी भी कहते हैं, FII को। तो हमेशा गवर्नमेंट जो है सीक करती है कि हमें FDI आए। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू इंडिया ड्रॉप्ड बाय 43%, ठीक है। इससे ह्यूज 43% जो है बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, एक साल में डिक्लाइन होना। ओवरऑल दुनिया में कितना डिक्लाइन हुआ है? मात्र 2%, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2%, और इंडिया में 43%। अमंग द टॉप 50 FDI रेसिपिएंट्स, इंडिया, चाइना, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, US, सब में जो है डिक्लाइन हुआ है FDI का, बट इंडिया में कह लीजिए काफ़ी ज़्यादा है ये नंबर। एंड एनुअल वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ऑफ यूनाइटेड हाईलाइट्स ग्लोबल रीजनल। अब देखो इसमें एक मोटा मोटा रीज़न ये कहा जा रहा है कि
जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं दे आर नॉट रेडी, दे आर नॉट विलिंग टू इन्वेस्ट। द रीज़न इज़ कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल हमास युद्ध हो गया, ठीक है, इन्फ्लेशन है, एक ओवरऑल जो है एक पेसिमिज्म का माहौल है, उसको लेकर दे आर लाइक काइंड ऑफ वेट एंड वॉच सिचुएशन। The World Investment Report attributes the general FDI decline in 2023, leading to the cautious approach operated by the multinational companies. Next है आपका S&P Global Rating retains India's growth forecast for financial year 25 at 6.8%। तो S&P देखिए, S&P एक कह लीजिए रेटिंग एजेंसी है और फिच है, ठीक है, S&P है, उन्होंने कहा है कि इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो 6.8% ही रहेगा। रिसेंटली हमने ये भी पढ़ा था, फिच ने बढ़ाया है 20 बेसिस पॉइंट, तो 7 से 7.2 कर दिया है। इसमें सबसे ज़्यादा जो है अगर आप देखेंगे RBI 7.2, जो SBI है वो कहता है कि हम 8% पे ग्रोथ रेट करेंगे, ठीक है जी। तो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस अलग अलग, अच्छा आप पूछेंगे तो अच्छा इसका फ़ायदा क्या है, ये सबने अलग अलग दे दिया, एस्टिमेट दे दिए, इससे एक पता लगता है, इससे एक आइडिया होता है सरकार का कि जी अगला 1 साल कैसा रहेगा, ठीक है, इकोनॉमिक फंडामेंटल्स कैसे रहेंगे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगता है। Okay, so financial year 26-27 S&P projected India economy to grow at 6.9 and 7% respectively। हाँ, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि 2047 तक अगर हमें एक डेवलप्ड कंट्री बनना है, जो कि कहा जा रहा है कि हमें एक विकसित भारत बनना है, तो अगले कह लीजिए 23-24 साल या 25 साल जो है लगातार 8% से ग्रो करना पड़ेगा, ठीक है। 8% जो है कंसिस्टेंटली आपको ग्रोथ देनी पड़ेगी, तो जो है आप कहीं ना कहीं वो एक जो हाई इनकम कंट्री, क्योंकि अभी हम लो मिडिल इनकम कंट्री में हैं, पहले हम जो है हाई मिडिल इनकम कंट्री में आएंगे, देन जो है हम हाई इनकम कंट्रीज में आएंगे। तो 4 क्राइटेरियाज होते हैं, एक लो इनकम कंट्री, एक लो मिडिल इनकम, एक हाई मिडिल इनकम और एक हो गया आपका हाई इनकम कंट्रीज। तो अभी तो हम सिर्फ लो मिडिल इनकम कंट्रीज में लगभग $2,500 जो है पर कैपिटा इनकम है, तो इसको लगभग 5 से 6 गुना ले जाना होगा, ठीक है जी। तो ये है आपका, एंड आगे चलते हैं। माइंडस्पेस बिकम्स फर्स्ट इंडियन REIT टू इशू सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड्स। अब ये REIT क्या होता है, ये भी अपने आप में क्वेश्चन बनता है आपका सीधा सीधा। देखिए सबसे पहले तो कंपनी है के रहेजा बैंक माइंडस्पेस बिजनेस पार्क, ठीक है, और REIT जो है बेसिकली ये आपका होता है रियल एस्टेट से रिलेटेड, ठीक है। रियल एस्टेट से लेकर एक कंपनी है जिसमें सारी अलग अलग कंपनीज जो हैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके प्रोजेक्ट्स में यहां पर इन्वेस्ट करती हैं। अब यहां पर इन्होंने क्या कहा है कि जो हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे, रेज्ड फंड्स बाय इशूइंग सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड्स, अमाउंट 650 करोड़ रखा गया है। इन्वेस्टर इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, फर्स्ट इंडियन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है, REIT रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो टू इशू सच बॉन्ड्स, टेन्योर कितना है, 7 साल का। बॉन्ड क्या होता है, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ब्याज जिसपे पक्का ब्याज मिलता है, ठीक है। एक इक्विटी होता है जिसमें आपको शेयर होल्डिंग मिलती है, पर उसमें कोई फिक्स्ड ब्याज नहीं होता है। ओके, तो यहां पर खास बात क्या है, ESG टारगेट, ठीक है, इन्वायरमेंटल सोशल एंड जो है आपका गवर्नेंस, ठीक है, गवर्नेंस टारगेट्स को ध्यान में रखा गया है। ये कहा गया है कि उन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया जाएगा जिसमें रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं, इंक्रीजिंग द शेयर ऑफ ग्रीन सर्टिफाइड एरिया फॉर द एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स, उसके बाद अंडर ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस किस तरीके से पर्टिकुलर बिल्डिंग की एनर्जी कंजम्पशन को कम करना है, रिडक्शन इन एनर्जी इंटेंसिटी। तो ये सारे तरीके हैं, ये शो करता है कि फोकस किस तरफ है। फोकस इस तरफ है कि उन बिल्डिंग्स में या उन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया जाएगा जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, जिनमें एनर्जी कंजम्पशन काफ़ी कम है, ठीक है। तो ये पहली बार कह लीजिए कोई कंपनी इस तरीके का एक बॉन्ड इशू करने जा रही है। पहली REIT है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। आगे चलते हैं डिफेंस न्यूज में। इंडिया आईज यूज्ड मिराजेस टू बॉल्स्टर एयरफोर्स एज मिग्स रिटायर। देखिए रशिया से हमने ये मिग्स लिए थे और ये धीरे धीरे अब रिटायर हो रहे हैं, इनका समय काल पूरा हो रहा है। अब इंडिया जो है यहाँ पर फोकस कर रहा है मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट फ्रॉम कतर, एंड सो इंडिया इज इन डिस्कशन टू परचेज 12 यूज्ड मिराज 2000 फाइटर्स। So aim is to enhance combat strength amidst the retirement of MiG fighters.
ये फोर्थ जनरेशन मल्टीपल फाइटर एयरक्राफ्ट है डिजाइंड बाय द फ्रेंच कंपनी डसॉल्ट एविएशन। इंडियन एयरफोर्स ने यूज किया है मिराज 2000 फॉर सेवरल डिकेड्स, और इंडिया ने इनिशियली जो एक्वायर किया था 51 मिराज 2000 इन डिफरेंट बैचेस, फॉर्मिंग द 3 स्क्वाड्रंस बेस्ड एट द ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन। नेक्स्ट आपका पिक्सल विंस आईडेक्स चैलेंज टू बिल्ड सैटेलाइट फॉर इंडियन एयरफोर्स। तो यहाँ पर आईडेक्स क्या है, ये कह लीजिए इनिशिएटिव है डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। सो इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, ठीक है, फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इन्होंने 350वां कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है स्पेस पिक्सल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ। एक मिनिएचराइज्ड सैटेलाइट तैयार की जाएगी फॉर कैरिंग इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सिंथेटिक अपर्चर रडार हाइपर स्पेक्ट्रल पेलोड अप टू 150 kg। सीधा सीधा मकसद क्या है, किसी भी एरिया का रेकी वहाँ पे उस बारे में जानने के लिए। आईडेक्स रिसीव्ड द प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर पब्लिक पॉलिसी फॉर द इनोवेशन कैटेगरी 2021, और ये इस्टेब्लिश किया गया है डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अंडर डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। आईडेक्स हैज बिकम द, बेसिकली आईडेक्स में क्या हो रहा है, डिफेंस मिनिस्ट्री प्राइवेट कंपनीज के साथ टाई अप कर रही है कि इंडिया में ही इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज डेवलप की जाए। तो इससे 2-3 फायदे होंगे, हमारी कह लीजिए डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ेगी, इनोवेशन बढ़ेगा, इंडिजीनियस प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट आपका इंडियन आर्मी ओपन्ड खालूबार वॉर मेमोरियल टू टूरिस्ट इन लद्दाख। देखिए 25 साल पूरे होने जा रहे हैं विजय दिवस के। 1999 में कारगिल वॉर हुआ था, जिसको भारतीय आर्मी ने कह लीजिए सक्सेसफुली जीता। 26 जुलाई को हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं जब फाइनली ये वॉर ख़त्म हुआ। एंड अब लद्दाख में जो है इंडियन आर्मी हमारे सोल्जर्स को कमेमोरेट करने के लिए ओपन द खालूबार वॉर मेमोरियल टू टूरिस्ट एज अ ट्रिब्यूट टू द हीरोज ऑफ कारगिल वॉर। So as a part of Forever in Operation Division pre-Kargil Vijay Divas celebrations, this year marks the 25th anniversary of Kargil Vijay Divas on 26 July। जो खालूबार जो है वॉर मेमोरियल है, कहाँ पर लोकेटेड है, रेनॉन्ड आर्यन वैली में, ठीक है, रेनॉन्ड आर्यन वैली में। नेक्स्ट आपका डीआरडीओ इक्विप्स नेवी विद एंटी रडार रॉकेट MRMOCR, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है डीआरडीओ के द्वारा, डिलीवर्ड द, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं पहले, मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट शैफ्ट रॉकेट टू द इंडियन नेवी। इसमें बेसिकली क्या होगा, इट क्रिएट्स अ माइक्रोवेव शील्ड अराउंड द प्लेटफॉर्म रिड्यूसिंग द रडार डिटेक्शन बाय द ऑब्सक्यूरिंग रडार सिग्नल्स। मान लीजिए जब भी कोई अटैक होता है एनिमी पे, तो उसके रडार्स हैं और वो डिटेक्ट करते हैं, जैसे ही वो किसी एनिमी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करते हैं, दे लाइक इमीडिएटली डिस्ट्रॉय दैट पर्टिकुलर अपकमिंग मिसाइल और एनी कह लीजिए कोई भी बॉम्ब है इस तरीके से, ठीक है, म्यूनिशन लाइटर है, तो उसको वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यहाँ पर ये क्या होगा, एक माइक्रोवेव शील्ड क्रिएट कर देगा। इससे क्या होगा कि दुश्मन का, एनिमी का रडार जो है इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। Launches a microwave obscurant cloud in space, providing effective protection against the hostile threats with the radio frequency seekers. So enhances the naval capabilities by increasing defense against the radar guided threats. तो उससे जो है हमें बचाएगा हमारी नेवी को। सो दैट इज काइंड ऑफ कह लीजिए टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन जो ऐड किया गया है नेवी के लिए। नेक्स्ट आपका इंडियन एयरफोर्स रफाल्स इन इजिप्ट फॉर द एक्स होपेक्स आफ्टर रेड फ्लैग ड्रिल्स इन अलास्का। तो यहाँ पर यूएस में मल्टीनेशनल एक एक्सरसाइज हो रही है अलास्का, जो कि यूएस का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, किसी समय पर रशिया का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। वहाँ पर इंडियन एयरफोर्स जो है पहुँची है अपने रफाल फाइटर्स को लेकर। और सो एक्सरसाइज जेट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन एक्सरसाइज होपेक्स इन इजिप्ट फॉलोइंग द दिस अर्लियर इन्वॉल्वमेंट इन रेड फ्लैग। तो उसके बाद जो है कहाँ पर, इजिप्ट में होपेक्स, ठीक है, होपेक्स इजिप्ट में एक्सरसाइज चल रही है। इंडियन एयरफोर्स एंड इजिप्शियन एयरफोर्स बायलैटरल और रीजनल कॉपरेशन को बढ़ाएगा और सपोर्टिंग एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोबमास्टर। नेक्स्ट आपका इंडियन एयरफोर्स टू एक्वायर 6 तपस ड्रोन्स
बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस कैटेगरी ड्रोन्स हैं जो कि डेवलप किए गए हैं इंडिजीनियसली बाय द DRDO एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय कंसोर्शियम ऑफ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अब इसको मेल भी कहा जाता है। मेल का मतलब क्या होता है? मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस और 28,000 फीट ऑल्टीट्यूड पे। जनरली कह लीजिए आप जब स्ट्रेटोस्फीयर में ट्रेवल करते हैं, किसी कमर्शियल एयरप्लेन में ट्रेवल करते हैं तो 35,000 40,000 फीट की हाइट पे ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो ये 28,000 फीट तक ये ड्रोन पहुंच जाएगा। बहुत बड़ी बात है ये। 18 आवर्स तक इसका कह लीजिए कुड फ्लाई फॉर 18 आवर्स एंड ये कहा गया है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कि हम जो है 10 मेड इन इंडिया तपस ड्रोन बाय करेंगे, 6 इंडियन एयरफोर्स के लिए और 4 इंडियन नेवी के लिए। नेक्स्ट आपका साउथ कोरिया, यूएस और जापान ने पहला ट्राइलेटरल मल्टी डोमेन एक्सरसाइज लॉन्च करने की बात की है। नाम है फ्रीडम एज और जिसमें जापान, कोरिया और यूएस। देखो इनका एक कॉमन टारगेट क्या है? एक तो नॉर्थ कोरिया है और नॉर्थ कोरिया को जो पीछे से कौन सपोर्ट कर रहा है? चाइना सपोर्ट कर रहा है और अभी रिसेंटली नॉर्थ कोरिया को रशिया ने भी अपनी सपोर्ट दी है। तो ये एक कह लीजिए काइंड ऑफ ग्रुपिंग है। एक तरफ जापान है, एक तरफ साउथ कोरिया है, एक तरफ यूएस है और दूसरी तरफ आप कह सकते हैं चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया है। ट्राइलेटरल मल्टी डोमेन एक्सरसाइज होगी। अनाउंसमेंट कहां पर हुई? डिसाइडेड एट कैंप डेविड समिट, कंफर्म्ड ड्यूरिंग द जापान ROK रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड यूएस डिफेंस मिनिस्टीरियल मीटिंग। शांग्री-ला डायलॉग में ये फाइनलाइज किया गया। एक्सरसाइज का नाम क्या होगा? फ्रीडम एज। पर्सनल न्यूज की बात कर लेते हैं। ओम बिरला जी स्पीकर ऑफ लोकसभा फॉर द सेकंड टाइम, इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। और लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है? दैट इज राहुल गांधी। और एक कह लीजिए एक प्रोटोकॉल है जिसमें प्रधानमंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन दोनों जो हैं स्पीकर को उनकी चेयर तक लेके जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा देख लें, GV मावलांकर पहले लोकसभा स्पीकर थे, उसके बाद MA अयंगर, सरदार हुकुम सिंह, नील। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये 2 बार जो है, पहले 1 साल के लिए फिर 5 साल के लिए, ठीक है, यहाँ पर रहे हैं। और उसके बाद आपका आता है सरदार हुकुम सिंह, फिर नीलम संजीवा रेड्डी। ये एकमात्र स्पीकर ऐसे हैं जो बाद में चलकर राष्ट्रपति बनते हैं। उसके बाद आपका आता है गुरदयाल सिंह ढिल्लों। ये भी आपके अगर आप देखोगे पहले 2 साल फिर 5 साल, ठीक है, लोकसभा स्पीकर रहे हैं। फिर बलीराम भगत, ठीक है। उसके बाद आपका नीलम संजीवा रेड्डी। तो नीलम संजीवा रेड्डी आप देख सकते हैं 2 बार। अब ये वाला जो टेन्योर था इनका बहुत छोटा था, 3-4 महीने का था। उसके बाद ये राष्ट्रपति बन जाते हैं और पहले राष्ट्रपति होते हैं 77 में जो निर्विरोध चुने जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद KS हेगड़े, बलराम जाखड़, ये सबसे ज्यादा समय तक अभी तक लोकसभा स्पीकर रहे हैं। अभी तक ये 9 साल, 80 से लेकर 89 तक ये सबसे लंबा टेन्योर इन्हीं का रहा है, ठीक है जी। फिर रवि रे आपका लगभग 2 साल, फिर शिवराज पाटिल 5 साल के लिए। शिवराज पाटिल बाद में चलकर केंद्रीय गृह मंत्री भी बनते हैं। PA सांगमा, ठीक है जी। एंड उसके बाद आपका GMC बालियोगी, ठीक है, TDP से थे। TDP जो पार्टी है, तेलुगु देशम पार्टी, उससे बिलोंग करते थे और 2 बार ये भी बने हैं। फिर मनोहर जोशी, सोमनाथ चटर्जी, मीरा कुमार, ये पहली महिला लोकसभा स्पीकर रही हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद सुमित्रा महाजन और फिर ओम बिरला जी जो है सेकंड टर्म इनको मिला है। तो ये मैंने आपको लोकसभा स्पीकर से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बता दिए हैं। प्लीज इनको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका JP नड्डा जो हेल्थ मिनिस्टर हैं करंट गवर्नमेंट में, उनको लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा बनाया गया है। अब ये लीडर ऑफ द हाउस क्या होता है? देखो ऐसे समझो कि 2 बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा या राज्यसभा में जिसमें भी प्रधानमंत्री कह लीजिए जिस भी सदन के सदस्य हैं, वो ऑटोमेटिकली उस सदन के लीडर ऑफ हाउस होंगे। जैसे एग्जांपल ले लेता हूं कि UPA सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तब वो राज्यसभा के मेंबर थे, तो वो ऑटोमेटिकली जो है राज्यसभा के लीडर ऑफ द हाउस हो जाएंगे। अब दूसरे सदन में जनरली कोई सीनियर मिनिस्टर को, कैबिनेट मंत्री को लीडर ऑफ द हाउस बना दिया जाता है। तो नॉर्मल टाइम्स में क्या होता है, वो कह लीजिए सरकार का वहां पर रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं। तो वैसे पूरे MPs रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं, पर वो सरकार का हिस्सा हैं और वहां पर वो सबसे सीनियर हैं, ठीक है, और वो कह लीजिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं सरकार को। तो ये है आपका लीडर ऑफ हाउस। इससे पहले कौन थे लीडर ऑफ हाउस? पीयूष गोयल थे, जो कि अब लोकसभा के मेंबर हो चुके हैं, ठीक है। अब लोकसभा में लीडर ऑफ द हाउस कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। मार्क रुत
अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बना था यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए। यूएसएसआर का कह लीजिए बिखराव हो गया 1991 में, 15 देशों में टूट गया, बट नाटो कंटिन्यूड रहा, एक्सपेंशन होता रहा। आज के समय पर नाटो में 32 देश आते हैं। रिसेंटली 2 देश इसमें शामिल हुए हैं, स्वीडन एंड फिनलैंड। पहले फिनलैंड ऐड हुआ, फिर स्वीडन ऐड हुआ, ठीक है जी। और यहाँ पर मार्क रुट जो है, जो आउटगोइंग डच प्राइम मिनिस्टर है, नीदरलैंड्स के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको जो है नाटो का सेक्रेटरी जनरल बनाया जा रहा है। सिग्नलिंग अ पिवटल मूवमेंट फॉर 75-year-old अलायंस, अपकमिंग चैलेंजेस। बीच में तो ये भी बात चल रही थी कि नाटो को अबॉलिश कर देना चाहिए, अब कोई इसका पर्पस नहीं है, बट रशिया का हमला करना यूक्रेन पर कह लीजिए नाटो को रिवाइव करता है, ठीक है जी। और 1949 में इस्टेब्लिश किया गया था बाय द 12 फाउंडिंग मेंबर्स। अब इसमें कितने हैं? 32 मेंबर हैं। और इसमें एक आर्टिकल 5 सबसे इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 5 ये कहता है कि एक पर हमला होगा तो वो 32 के 32 पर हमला माना जाएगा, ठीक है। ये खास पॉइंट है यहाँ पर। मतलब जैसे ना, मतलब मोहल्ले में 4-5 दोस्तों का, 10 दोस्तों का ग्रुप है कि भाई तू मेरा भाई, मैं तेरा भाई, अगर तेरे को कोई कुछ कहेगा हम सब आ जाएंगे, ठीक है। तो कुछ वैसा ही आप समझ लीजिए। और इसमें एक और खास पॉइंट क्या है कि मान लीजिए अब कोई नया मेंबर इसमें ऐड होना चाहता है, तो सारे के सारे मेंबर्स का, मतलब मान लो अभी 33rd कोई मेंबर ऐड होना चाहता है, तो 32 के 32 मेंबर्स जब एग्री करेंगे तभी 33rd मेंबर जो है इसका हिस्सा बन सकता है, ठीक है जी। तो ये आपका इसका खास पॉइंट है। नेक्स्ट आपका विक्रम मिस्री, अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू फॉरेन सेक्रेटरी। ये अभी डिप्टी एनएसए, ठीक है, डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की ड्यूटी कर रहे थे। इनको फॉरेन सेक्रेटरी का चार्ज लेना है 15 जुलाई से। और जो है ये 1989 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर हैं। इससे पहले चाइना में, खासकर जब गलवान वैली क्लैश चल रहे थे, तब ये वहाँ पर एज एम्बेसडर की ड्यूटी कर रहे थे। और जो है इनको बनाया जाएगा। इससे पहले अभी जो प्रेजेंट हैं विनय मोहन क्वात्रा, अब जो है विक्रम मिस्री बनने जा रहे हैं फॉरेन सेक्रेटरी। नेक्स्ट आपका अवार्ड्स एंड ऑनर्स में सोमालिया का एक कह लीजिए टीम है, जिस ओनली ऑल वुमेन न्यूज टीम बिलान हैज वॉन द 2024 वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड, ठीक है जी। इसमें सारी महिलाएं ही काम करती हैं, ठीक है। तो ये वुमेन जर्नलिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात है। सो बिलान मीडिया, फर्स्ट एंड ओनली ऑल वुमेन न्यूज टीम इन सोमालिया, जो कि ट्रेडिशनली बहुत कह लीजिए ऑर्थोडॉक्स विचारधारा वहाँ पर पाई जाती है सोमालिया में। वहाँ पर एक महिला मीडिया टीम का होना, ये एक बहुत बड़ी बात है। इनको अवार्ड दिया गया है 2024 वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड एट 36th वन वर्ल्ड मीडिया अवार्ड सेरेमनी, जो कि यूके में हुआ। फर्स्ट सोमाली मीडिया टीम टू बी ऑनर्ड विद दिस अवार्ड। दे रिकॉग्नाइज देयर ब्रेव वर्क ओवर द पास्ट 2 years कवरिंग द टेबू टॉपिक्स एंड नई अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर रहे हैं। और उन टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं जिन पे कोई बात नहीं करना चाहता है, क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी नेशन है और बहुत सारे टॉपिक्स जो है यहाँ पर बहुत कह लीजिए टैबू हैं, और उन पर जो है ये कह लीजिए जागरूक कर रहे हैं वहाँ की महिलाओं को, वहाँ के लोगों को। यूरोपियन यूनियन जो है इसको फंडिंग दे रहा है बिलान मीडिया को थ्रू यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। बिलान वॉज फाउंडेड बाय यूएनडीपी इन 2021। OWM जो अवार्ड्स हैं, ठीक है जी, ये जो अवार्ड्स हैं आपके वन वर्ल्ड मीडिया जो अवार्ड्स हैं, ये इस्टेब्लिश किए गए थे 1988 में। एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म को प्रमोट करता है ग्लोबल साउथ में, खासकर इन द 15 मीडिया कैटेगरीज। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? प्रिंट हो गया, ब्रॉडकास्ट हो गया, ऑडियो, ठीक है, डिजिटल, मल्टीमीडिया। ये आज के समय पर नए नए जो मीडियम्स आ रहे हैं मीडिया के, उन सब में इसको रिकग्नाइज करता है। नेक्स्ट आपका संजना ठाकुर विंस 2024 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज, ठीक है। मूल रूप से भारत की हैं, मुंबई की रहने वाली हैं। 26 ओल्ड ईयर राइटर वॉन द GBP 5000 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज इन लंडन। हर विनिंग स्टोरी ऐश्वर्या राय बीट कॉम्पिटिशन फ्रॉम दिस मच एंट्रेंट्स वर्ल्ड वाइड। फेमस एक्ट्रेस हैं ऐश्वर्या राय, दो उन पर नहीं लिखी गई है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। बट हाँ, कुछ बेसिकली जो अर्बन एरियाज में महिलाएं रहती हैं उनका दर्द बताया गया है, थोड़ा सरकास्टिक रूप में भी बताया गया है इस शॉर्ट स्टोरीज में। मतलब उनके लाइफ में क्या क्या दिक्कतें आती हैं उनके बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है। द स्टोरी रीइमेजिन्स एंड रिवर्सेस अ ट्रेडिशनल अडैप्टेशन नैरेटिव टेकिंग इट्स नेम फ्रॉम द रिनोन्ड बॉलीवुड एक्ट्रेस।
नेक्स्ट आपका डॉक्टर उषा ठाकुर रिसीव द प्रेस्टिजियस 12th विश्व हिंदी सम्मान, 12वां विश्व हिंदी सम्मान जो है इनको दिया गया है डॉक्टर उषा ठाकुर। अब इनका खास कंट्रीब्यूशन रहा है हिंदी लिटरेचर में, और इसके अलावा जो है हिंदी और नेपाली लैंग्वेजेस को का जो बॉन्ड है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं मिलती जुलती भाषाएं हैं, उनका जो कह लीजिए उसको स्ट्रेंथन करने में इनका जो रोल रहा है उसको रिकग्नाइज किया गया। 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई? फिजी में हुई। ये एक इंटरेस्टिंग है, फिजी में बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, ठीक है, बहुत सारी इंडियन स्पीकिंग पॉपुलेशन है। सो डॉक्टर ठाकुर कुड नॉट अटेंड द कॉन्फ्रेंस इन फिजी, सो शी रिसीव्ड द अवार्ड एट एन इवेंट थ्रू भवन यूनिवर्सिटी इन काठमांडू। स्पोर्ट्स में चलते हैं। मैक्स वर्स्टेपन ट्रम्प्स एट स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2024, दोबारा से ये जीत गए हैं। रेड बुल्स 3 टाइम वर्ल्ड चैंपियन मैक्स वर्स्टेपन वॉन द स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स। ये कहानी है, लगातार जो है ये जीत रहे हैं, ठीक है। अहेड ऑफ मैक्लेरेंस, पोल सिटर, लैंडो नॉरिस। लुइस हैमिल्टन कंप्लीटेड द पोडियम एट द बार्सिलोना कैटलोनिया सर्किट, मार्किंग द फर्स्ट पोडियम, और ये इनके करियर का 61st जीत है, 7th ऑफ द सीजन, 4th एट द ट्रैक, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, रेड बुल के मैक्स वर्स्टेपन। नेक्स्ट आपका धीरज बोमा देवारा वॉन द ब्रॉन्ज एट आर्चरी वर्ल्ड कप अंतल्या, और इन्होंने जो है कहाँ पर हुआ ये? तुर्की में। यहाँ पर इन्होंने मेंस इंडिविजुअल में ब्रॉन्ज इवेंट जीता है, मिक्स डबल्स में भी इन्होंने जीता है, ठीक है। धीरज ऑल्सो वॉन ब्रॉन्ज इन मिक्स टीम विद भजन कौर, तो यहाँ पर उन्होंने इंडिविजुअल कैटेगरी में भी, मिक्स डबल में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ओके, सो इंडियन वुमेन्स कंपाउंड टीम कंसिस्टिंग ऑफ दिस वॉन अ गोल्ड मेडल। नेक्स्ट आपका इंडिया विंस 11 मेडल्स एट अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। तो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में अंडर 17 में इंडिया ने 11 मेडल जीते हैं। सो ये कहाँ पर हुआ? जॉर्डन, ठीक है। इजराइल के अगर आप ईस्ट में देखेंगे तो आपको जॉर्डन कंट्री मिलेगा, ठीक है, उसकी कैपिटल है अम्मान। और इंडियन रेसलर्स परफॉर्मेंस, टोटल मेडल 11, 4, 2, 5। फॉलोइंग इवेंट अंडर 23 चैंपियनशिप कमेंस्ड आफ्टर द अंडर 17 कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट आता है स्मृति मंधाना, फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू स्कोर कंसेक्यूटिव सेंचुरीज इन ओडीआई, ठीक है, 2 लगातार इन्होंने सेंचुरीज की हैं। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिकॉर्ड दिस, सेकंड ओडीआई अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। मोस्ट रन्स बाय एन इंडियन वुमेन इन बायलेटरल वनडे इंटरनेशनल सीरीज, ठीक है। तो अगर आप इनका रिकॉर्ड देखेंगे तो यहाँ पर वनडे में, ठीक है, तो ये आप इनका स्कोर सबसे ज़्यादा है। इंडिया मतलब किसी इंडियन वुमेन प्लेयर का सबसे ज़्यादा स्कोर स्मृति मंधाना का है। नेक्स्ट आपका डेविड वार्नर, ऑस्ट्रेलिया के बहुत फेमस प्लेयर हैं। 2020 में ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप फाइनल में नहीं पहुंच पाया, अब ये यहाँ पर डेविड वार्नर ने यहाँ पर रिटायरमेंट ले ली है, ठीक है जी। सो पहले ही मैच में उन्होंने 89 रन मारे थे 43 बॉल्स में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, और 110 मैच खेले हैं, और ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी सक्सेसफुल प्लेयर रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका साइंस एंड टेक में फ्रेंच चाइनीज सैटेलाइट एम्ड टू सीक आउट गामा रे बस्ट लॉन्च्ड, ठीक है। स्पेस में गामा रेस को स्टडी करने के लिए फ्रांस और चाइना एक साथ आए हैं। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्रांस और चाइना के रिलेशन कंपैरेटिवली अच्छे हैं, विज़-अ-वी अगर हम चाइना के रिलेशंस को यूएस के साथ या यूके के साथ कंपेयर करते हैं तो। सो फ्रेंच चाइनीज सैटेलाइट द स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट मॉनिटर, जिसका नाम है SWORM, लॉन्च ऑन सैटरडे, मतलब पहले लॉन्च किया गया जून के महीने में, एम्स टू स्टडी द यूनिवर्सल मोस्ट पावरफुल एक्सप्लोजन गामा रे बस्ट। और ये जो है दोनों कह लीजिए दोनों साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया है। 4 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, 2 फ्रेंच इंस्ट्रूमेंट है, 2 चाइनीज इंस्ट्रूमेंट हैं। गामा रे बस्ट अकर आफ्टर द एक्सप्लोजन ऑफ मैसिव स्टार, या तो किसी मैसिव स्टार का एक्सप्लोजन होता है या फ्यूजन होता है, ठीक है, ओवर 20 टाइम्स द साइज ऑफ सन, और द फ्यूजन ऑफ कॉम्पैक्ट स्टार्स। तो उस समय पर गामा रेस का एमिशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर लाइट ऑफ दीज बस्ट हैव ट्रेवल्ड बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स टू रीच द अर्थ, तो उसको स्टडी करेगा ये, ठीक है। तो SWORM स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट मॉनिटर। नेक्स्ट आपका इसरो का पुष्पक नैब्स 3rd सक्सेसफुल लैंडिंग। तो इसरो का जो पुष्पक है वो गया, और रीयूजेबल स्पेस लॉन्च व्हीकल है, ठीक है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल फॉर द 3rd टाइम सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया गया। इस बार जो कंडीशंस रखी गई थी वो बहुत टफ रखी गई थी,
डेलिबरेटली टफ रखी गई थी ताकि कभी मान लीजिए अब जब इसको एक्चुअल में यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि कंडीशंस ऐसी हों, इन्वायरमेंटल कंडीशंस हो, जैसे कि हायर डिग्री ऑफ डेविएशन फ्रॉम द इंटेंडेड ऑर्बिट ड्यूरिंग डिसेंट, विंड कंडीशंस बहुत सिवियर थी, और इसके अलावा इट रीयूज द विंग्ड बॉडी फ्लाइट सिस्टम ड्यूरिंग द सेकेंड एक्सपेरिमेंट विदाउट एनी मॉडिफिकेशंस। तो इन्वायरमेंटल कंडीशंस को डेलिबरेटली थोड़ा टफ रखा गया था। इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स की बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जून, खेलना कूदना, ठीक है जी, ओलंपिक्स। सो इंटरनेशनल ओलंपिक डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 23 जून को। इट मार्क्स द फाउंडिंग ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी इन 1894। 1894 में 23 जून के दिन ही इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी का फाउंडेशन था, और ओलंपिक स्पिरिट को इनकरेज करना, पार्टिसिपेशन को इनकरेज करना स्पोर्ट्स में, एंड लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। सो थीम क्या है? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। इस बार का एक्टिव रहें, स्पोर्ट्स को एंजॉय करें, तो ये हो गया इंटरनेशनल ओलंपिक डे। अब इसी से रिलेटेड है सी फेयरर, ठीक है। तो आप ऐसे समझो 1894 में ओलंपिक्स हो रहा है 23 जून को। अब जहाज तो है नहीं है, हवाई जहाज तो है नहीं है, तो कैसे जाते थे लोग? शिप से जाते थे। तो यहाँ पर सी फेयरर आ गया, इंटरनेशनल डे ऑफ सी फेयरर 25 जून। सो डे ऑफ द सी फेयरर्स, सो सेलिब्रेटेड, रेजोल्यूशन अडॉप्टेड 2010 डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस इन मनीला। मकसद क्या है? ठीक है, जो नाविक हैं उनको सेलिब्रेट करना। वो कितने कितने महीने जो हैं साल में अपनी ज़िंदगी में समुद्र में रहते हैं, सी सिकनेस मतलब होम सिकनेस वहाँ पर होता है, बहुत सारी बीमारियाँ वहाँ पर होती हैं, बहुत चैलेंजिंग सर्कमस्टांसिस में वो रहते हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को रिकग्नाइज करना। क्योंकि दुनिया भर में जो ट्रेड हो रहा है, जो बहुत सारा सामान हम यूज़ करते हैं, वो अलग अलग देशों पे बनता है, और जो हमारे पास पहुंचता है वो शिप्स के थ्रू पहुंचता है, और ये इसमें सी फेयरर्स का बहुत बड़ा योगदान है। सो दैट इज सेफ्टी टिप्स एट सी। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन, वॉच कीपिंग फॉर सी फेयरर्स मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड्स को सेट करता है मास्टर्स, ऑफिसर्स, वॉच पर्सनल के लिए, ठीक है। ये अडॉप्ट किया गया था 1978 में। नेक्स्ट आता है आपका इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज, इलिसिट ट्रैफिकिंग 2024, 26 जून। अब क्योंकि लोग जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, ओलंपिक्स वाला जहाज से जा रहे हैं, तो कोई किसी भी तरीके का ड्रग्स तो नहीं यूज़ कर रहा, ये भी इंश्योर करना है ओलंपिक्स में, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। नाडा, वाडा, जो कि कह लीजिए एंटी डोपिंग एजेंसीज हैं, तो यहाँ पर आपका आ गया इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिक। तो कोई भी इलिसिट ट्रैफिकिंग भी नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति दूसरे देश में जाकर ड्रग्स को ले जा रहा है। सो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग एंड फाइट अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलीगल ड्रग ट्रेडिंग, प्रमोट ग्लोबल कॉपरेशन, सपोर्ट दिस those struggling with addiction, minimize the harmful effects of the drugs। इस बार का थीम क्या है? The evidence is clear, invest in prevention। नेक्स्ट है आपका नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 2024, 29 जून को बनाया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप कह लीजिए ड्रग्स मतलब को रोकना है, पर ऐसा नहीं हो पा रहा है, अभी भी ड्रग्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। एक अपने आप में दुनिया भर में एक बहुत बड़ा चैलेंज है नार्को टेररिज्म के रूप में, तो वहाँ पे हमें इसको स्टडी करना है, स्टैटिस्टिक्स को देखना है, गोल्डन क्रिसेंट, गोल्डन ट्रायंगल, दुनिया भर में कहाँ पर कितना ड्रग आ रहा है, ये सारी चीज़ों को स्टडी करने के लिए स्टैटिस्टिक्स दिया गया। स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, साइंस को मतलब स्टैट्स को पढ़ना है। तो इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है पीसी महालनोबिस का। So National Statistic Day, June 29 commemorates the birth anniversary of Professor Prasant Chandra Mahalanobis, या सिंपली कहें तो पीसी महालनोबिस, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, known as the father of Indian statistics, and commemorates highlighting the importance of statistics in national development। भाई हर चीज़ के लिए अब डाटा चाहिए। आज के समय में तो डाटा साइंस अपने आप एक बहुत बड़ी फील्ड है, ठीक है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मानी जाती है कि आप मास्टर्स इन डाटा साइंस कर लीजिए। तो एग्जैक्टली दैट इज बेसिकली नथिंग बट statistics, so use of data for decision making। Indian scientist and statistician best remembered for Mahalanobis distance statistical measure for being one of the members of Planning Commission of Free India, और उसके बाद जो है ये इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के फाउंडर रहे हैं, और इनको जो है फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। ठीक है जी, तो ये था आज का सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप यू लाइक द सेशन। बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। यहाँ पर हमारे जून के मंथ के करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम जुलाई के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। आइडिया ये है कि 1 से सवा घंटे के बीच में एक पूरे हफ्ते के
जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो सारी की सारी हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। आई होप you are liking this initiative, and if you are liking, please do share the session with maximum number of students so that this particular session should reach to the far flung areas of this country. That's all from my side. Thank you so much. Jai Hind.